हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने पहला क्वेश्चन इससे ठीक पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। फिर भी मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। इसमें हम करेंगे केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो असेसमेंट ईयर 21-22 बेस्ड है। अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट के साइट से लिया गया है, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सीए सीएमए सीएस। जो लेटेस्ट ट्रेंड है बेटा वो है केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। इसलिए आप सबने अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक इसके पहले का वीडियो तो जरूर देख लें और फिर इस वीडियो को देखेंगे। यहां जो डिस्प्ले में आपको क्वेश्चन दिख रहा है हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन पिक करेंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। एग्जाम के टाइम पीरियड में प्रिपरेशन में आपको समय देना चाहिए। फिर भी आपने समय निकाला और वीडियो देख रहे हैं आप, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, एग्जाम के लिए थोड़े से ट्रिकी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा ट्रिकी हो जिसमें मैं कुछ आपको सिखा सकूं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो वही है बेटा जो आ जाए एग्जाम में। आप ये कर सकते हो। ये इजी क्वेश्चन है, सेक्शन 10 AA बेस्ड, तो इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं आज के लिए ये क्वेश्चन। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम पर बेस्ड, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। शुरू करते हैं। एक इंडिविजुअल है किशन, engaged in following activities on agriculture land situated in India। पहली लाइन में उन्होंने कह दिया एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, तो एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में ये आ सकता है और सेक्शन 10(1) में एग्जम्पशन इसे मिल सकती है अगर एग्रीकल्चर में आया डेफिनेशन में। तो टोटल एरिया 5 एकड़ का है। स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, 3 एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ केस सिनेरियो गिवन अबव, आपको चुनना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसका रीजन मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि ये सिलेक्शन क्यों किया मैंने इस क्वेश्चन का। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ अच्छी चीजें दिखी जो एग्जाम में अगर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, अगर इस क्वेश्चन को, जो कि हो सकता है एग्जामिनर करे, सच तो क्वेश्चन डालेंगे नहीं वो, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई किया तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनेगा और टफ बन सकता है। हमें घबराना नहीं है, हमें तैयारी करनी है अच्छी, है ना। हमें ये नहीं मनाना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बल्कि ये हमें करना है कि हम नॉलेज इतनी अच्छी लें कि हर क्वेश्चन हमें आसान लगे। स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी है सिपलिंग सीडलिंग की, जो नर्सरी में इन्होंने किया है 1 एकड़ के जमीन पर। 1 एकड़ हो 2 एकड़ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिपलिंग जो नर्सरी की एक्टिविटी है बेटा, इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था और उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में, डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया, जिस एक्सप्लेनेशन ने इस बात को क्लियर किया कि नर्सरी से होने वाली इनकम प्योर एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यह डिबेट इसलिए हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, इसलिए गया था क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की जो परिभाषा है उस डेफिनेशन में एग्रीकल्चर लैंड होना जरूरी है और उस पर बेसिक ऑपरेशन होना जरूरी है। क्योंकि नर्सरी में कई बार देखा गया है कि गमले आए और गमले के अंदर आपने पौधे लगाए, पौधे उगाए और फिर वो बेच दिया, तो वो एग्रीकल्चर लैंड उससे अटैच नहीं हो रहा। झगड़ा इसका था। लेकिन एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि नर्सरी की इनकम व्यापार की नहीं मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, भले ही एग्रीकल्चर लैंड पर बेसिक ऑपरेशन ना हो रहा हो। साफ लिख दिया। तो ये ध्यान रहे कि ये नर्सरी वाली इनकम एग्रीकल्चर की है। चलिए देखते हैं। सेल प्रोसीड कितनी है? 5 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन कितना है? 1,40,000 रुपए। बेसिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जानबूझ के ये लिखा गया। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हो 2(1)A में एग्रीकल्चर इनकम की, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी।
फिलहाल मैंने आपको बता ही दिया, तो बताएं मुझे आप यहाँ एग्रीकल्चर इनकम कितनी बनेगी, सोचिए और बताइए यहाँ एग्रीकल्चर इनकम कितनी बनेगी। 5 लाख माइनस 1,40,000 कितनी बनेगी, 3,60,000, 3,60,000। अभी क्वेश्चन पर आंसर पर नहीं गए, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम है। एक्टिविटी नंबर बी एक्टिविटी, ये कॉटन उगा रहे हैं 3 एकड़ की जमीन पर, बहुत बढ़िया बात है। 40% जो कॉटन प्रोड्यूस हुआ है उसे उन्होंने बेच दिया 4 लाख में, और कल्टीवेशन का कॉस्ट 2,25,000 आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस 60% cotton is 3,37,500 and market value 6 lakh, which is used for the purpose of manufacturing yarn. After incurring manufacturing expenditure of rupees 1 lakh, yarn is sold for rupees 8,50,000. चलिए, अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं दे देता हूं। ये हमारे हैं किसान भाई, है ना, फार्मर है, ये किसान है, और इसी किसान भाई के पास एक मान लीजिए ये फैक्ट्री है, इसी किसान भाई के पास एक फैक्ट्री है। चलिए ये भी हम ले लेते हैं। किसान ही एग्रीकल्चर इनकम कर रहा है, किसान की ही फैक्ट्री है। अगर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ग्रोइंग भी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, ग्रोइंग भी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। अगर ये ग्रोइंग एंड बड़ा गौर करिएगा इस पर, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर टी, रबड़ या कॉफी हो रहा हो, तो गवर्नमेंट ने इस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के रेशियो कितना एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितना बिजनेस माना जाएगा फिक्स कर रखा है। तो इसमें कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 60-40 का रेशियो है टी के लिए, रबड़ के लिए 65-35 का रेशियो है, कॉफी में 2 रेशियो आता है। अगर आप सिर्फ क्यूरिंग का काम कर रहे हैं ग्रोइंग के साथ साथ तो 25-75, और अगर आप क्यूरिंग के साथ साथ रोस्टिंग, ग्राइंडिंग सारे काम कर रहे हैं तो 60-40 का रेशियो बनता है। ये रेशियो गवर्नमेंट ने अपोर्शनमेंट कर रखा है, फिक्स अपोर्शनमेंट कर रखा है कि इसमें कितना एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितना नॉर्मल पीजीबीपी माना जाएगा। ये अपोर्शनमेंट आप नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट द्वारा रूल में फिक्स कर दिया गया, तो वो रूल हमें जस्ट फॉलो करना है। व्हाट अबाउट अदर प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि अदर प्रोडक्ट जब एग्जाम में आया है तो देखा गया है कि बच्चे गलती कर देते हैं। अदर प्रोडक्ट, टी, रबड़, कॉफी में गलती नहीं करते। टी, रबड़, कॉफी में क्या है कि कंबाइंड प्रॉफिट उठाना है, ऐसा P&L बनाइए जिसमें एग्रीकल्चर के भी खर्चे डेबिट कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे भी डेबिट कर दीजिए, तो जो लाभ आएगा वो कंपोजिट आएगा। उस कंपोजिट का 60-40, 65-35, 75-25 कर देना है। लेकिन अदर प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने गेहूं उगाया और गेहूं उगा के फिर अपने ही फैक्ट्री में, फ्लोर मिल आपकी ही फैक्ट्री है, वहीं पर आटा बनाया, बोरी बंद की, पैक किया, अपना नाम लिखा और बेच दिया, तो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास फल का बागान है, आम है, लीची है, कोई भी अनार है, कोई भी फल का बागान है और आप ग्रोइंग कर रहे हैं, उसको फिर आप फैक्ट्री में डालते हैं, जूस बनाते हैं और उसको जूस को पैक करके बेचते हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अदर प्रोडक्ट, गन्ने की बात कर लीजिए, गन्ने से चीनी बनाया जाता है, तो गन्ना भी आप उगा रहे हैं और चीनी मिल भी आपके पास है, राइस मिल आपके पास है और पेडी आप उगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो अदर प्रोडक्ट अगर आप ऐसा करें ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि यहां पर इन्होंने कॉटन उगाया और कॉटन से अपने फैक्ट्री में यान बना दिया। यान क्या होता है दोस्त, जो कपड़े के धागे का पहला रॉ पार्ट होता है, उस यान से धागा बनता है, थ्रेड से बनता है फैब्रिक से बनता है गारमेंट। तो कॉटन से हमने बनाया यान से बनाते हैं हम थ्रेड, जो धागे बनाते हैं, और धागे से फिर हम उसको इकट्ठा करके उसको पिरो के बनाते हैं फैब्रिक से बनता है फिर हमारा गारमेंट। तो एक तरह से कॉटन ग्रोइंग हो रहा है और यान मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अदर प्रोडक्ट में क्या करना होता है मैं समझा देता हूं। अगर आपने डायरेक्ट सेल किया है, जैसे कि कॉटन की बात करें, अगर आपने कॉटन उगाया, आपने कॉटन ग्रो किया,
अब इस कॉटन को आप डायरेक्ट बेच रहे हो, डायरेक्ट कहां से बेच रहे हो? खेत से डायरेक्ट बेच रहे हो, तब तो एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल 40% कॉटन आपने उगाया, 4 लाख में बेच दिया, तो आपके एग्रीकल्चर इनकम इसमें कितनी आ गई? 4 लाख माइनस 2,25,000, 1,75,000 आपके पास एग्रीकल्चर इनकम आ गया। दैट इज क्वाइट इजी, बहुत इजी। लेकिन समस्या तब आती है जब किसान भाई अपने उगाए हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने ही फैक्ट्री में यूज करते हैं। लॉ इसके बारे में क्या है वो सुनिए। लॉ कहता है कि फैक्ट्री का मालिक बिजनेसमैन, यानी यही किसान भाई, अगर इसका नाम मैं राम या किशन, जैसे इसमें किशन रखा हुआ है, मैंने राम लिख दिया, किशन ही लिख देता हूं। किसान भाई हैं किशन, और किसान भाई ही हैं वो, सॉरी, किशन ही फैक्ट्री के मालिक भी है। तो यहां पर होता यह है कि फैक्ट्री के मालिक को यह राइट है कि जब वो फैक्ट्री का मालिक बन के सोचे तो लाभ हानि खाते में जितना भी अपना ग्रो किया हुआ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जितना भी अपना ग्रो किया हुआ, अपनी ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज करेंगे, वो उसकी मार्केट वैल्यू P&L में डेबिट करना अलाउड है। ऐसा मान लीजिए कि किसान भाई ने जो ग्रो करके अपने ही फैक्ट्री में लगाया, तो किसान भाई ने फैक्ट्री के मालिक को मार्केट रेट पर बेचा, ऐसा अज्यूम्ड करना है। किसान भाई ने कॉटन मार्केट रेट पर बेचा है फैक्ट्री के मालिक को, हालांकि दोनों उन्हीं का है, और फैक्ट्री के मालिक ये मानेंगे कि मैंने मार्केट वैल्यू पर वो चीज P&L में डेबिट की, खरीदी। तो अगर हम देखें कि किसान भाई इनकी PGBP कितनी निकलेगी, जब किसान अपने आप को फैक्ट्री का मालिक मानेगा तो PGBP इनकम कितनी निकलेगी? उसने क्या किया, 60% कॉटन जिसके कल्टीवेशन के खर्चे 3,37,500 है, मार्केट का रेट 6 लाख है, उसे यान के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर दिया, 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगाकर 8,50,000 में बेच दिया। तो यान कितने में बिक गया दोस्त? 8,50,000 में। अपने ही उगाए हुए कॉटन यूज किया कितने की? मार्केट वैल्यू का 6 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना आ गया दोस्त? 1 लाख। तो PGBP अगर देखा जाए तो यहां पर आएगा 1,50,000। दूसरी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PGBP 1,50,000 आ गया। किसान ने जो अपने प्रोड्यूस फैक्ट्री में बेचे, अज्यूम्ड किया ना हमने बेचे, वैसे तो यूज किया अपनी फैक्ट्री, अपना मालिक, बेचा एक तरह से, तो मार्केट रेट पर बेचा, दैट इज 6 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 3,37,500। तो 6 लाख माइनस 3,37,500, 2,62,500। ये एग्रीकल्चर इनकम किसान की एक और आ जाएगी, ये एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी किसान की। तो एग्रीकल्चर इनकम एक तो ये आ गई, कितनी हमने बनाई थी? 1,75,000, जो कॉटन को डायरेक्ट बेचा, तो 1,75,000 एग्रीकल्चर इनकम आ गई। और जो कॉटन हमने फैक्ट्री में यूज किया, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, आपका कॉपी करना चाहो अगर, तो 1 लाख, जो 60%, ये तो 40% का रेशियो हो गया बेटा, 40% के लिए हमने निकाला एग्रीकल्चर इनकम 1,75,000, जो 60% उसने प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री में यूज किया, उसका एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकाला जाता है? भाई कभी भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको सिखाता हूं, सीधा मैटर समझिए। किसान, और दूसरी तरफ फिल्मों में नहीं देखते वैसे, दूसरी तरफ फैक्ट्री का मालिक वही आदमी बन गया, है ना, गेटअप चेंज किया और वो फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब किसान मानेगा कि मैं मार्केट वैल्यू पर ये बेच रहा हूं, और फैक्ट्री का मालिक मानेगा कि मार्केट वैल्यू पर ये खरीद रहा है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो किसान और मालिक एक है, आप उसे 2 कर दीजिए, 2 कैरेक्टर बना दीजिए, और 2 कैरेक्टर बनाते ही किसान की बिजनेस एग्रीकल्चर इनकम और फैक्ट्री के मालिक की PGBP इनकम आप आसानी से निकाल सकते हो। ट्राई करना, ठीक है? ओके, अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में आप पहले भी कहीं फंसे हैं तो उन क्वेश्चन को ढूंढिए जहां आप फंसे हैं और वहां अटेम्प्ट कीजिए, आप बहुत जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। जमीन 1 एकड़ की बच गई होगी, ठीक है भाई साहब। रमेश को
मंथली रेंट पर दिया 15,000 विच इज यूज्ड बाय मिस्टर रमेश एज 50% एग्रीकल्चर 50% नॉन एग्रीकल्चर। तो क्या हम माने कि 7,500 रेंट अपोर्शन हो गया? जो एग्रीकल्चर पर्पज से किराया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं अगर आपको अपनी जमीन किराए पर देता हूं और आप उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो तो जो मेरा रेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, जो रेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर एग्रीकल्चर इनकम 7,500 के हिसाब से क्यों मैंने कर दिया 50% एग्रीकल्चर यूज हो रहा है, 90,000। और बताइए, एक जमीन आपने किराए पर दिया है, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया, जमीन किराए पर। तो जमीन किराए पर दिया है तो 12 से अगर गुना कर दें तो 90,000 कौन सी इनकम हो जाएगी दोस्त? IFOS। क्या इसकी कैलकुलेशन में कोई 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेस होगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी में वो होता है, IFOS में थोड़ा ही होता है। तो ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है what amount of income arising from activity A would constitute agriculture income in the hand of Kishan। तो A में हमने निकाल ही रखा है 3,60,000, तो हमें टिक करते ही काम हमारा बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, what amount of income from agriculture income from activity B with respect to sale of cotton। इस क्वेश्चन को इसी पर्पज से मैंने चुना था, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉटन। सेल ऑफ कॉटन से कितना एग्रीकल्चर इनकम बन रहा है या बिजनेस इनकम बन रहा है? आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कॉटन बिका कहां है ये देखिए, मॉड्यूल बी में आप एक्टिविटी बी में आप देखें, एक्टिविटी बी में देखें तो एक्टिविटी बी में कॉटन बिका सिर्फ यहां है, यहां कॉटन बिका नहीं है, ये कॉटन यूज किया, कंज्यूम किया है फैक्ट्री में। कॉटन बिकने की बात अगर करेंगे तो सिर्फ 40% कॉटन बेचा गया है। और वो कह रहे हैं कॉटन बेचने में क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम हुई, बिजनेस इनकम की गई, क्या की गई? आंसर देखिएगा, हमारे पास 175 का एग्रीकल्चर दिखना चाहिए। आंसर है 175 एग्रीकल्चर, बिजनेस नहीं, एग्रीकल्चर करेक्ट आंसर। What amount of income from activity B with respect to sale of yarn? यान को बेचने पर कितना एग्रीकल्चर और कितना बिजनेस इनकम माना जाएगा? ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। यान को बेचने पर बिजनेस इनकम हमने कितनी निकाल ली थी दोस्त? 1,50,000 निकाल ली थी। ये तो कट गया, 1,50,000 ये हमने निकाल ली थी दोस्त। और यान को बेचने पर हम ये भी देख पाएंगे कि कॉटन जो फैक्ट्री में कंज्यूम्ड हुआ उससे एग्रीकल्चर इनकम कितनी आई, 260-500 एग्रीकल्चर एंड PGBP 1,50,000। तो करेक्ट आंसर कहां है ढूंढिए, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what amount of income arising from activity C constitute agriculture income and otherwise in the hand of सी में क्या हुआ था दोस्त? सी में हमने किराए पर दिया था तो एग्रीकल्चर हमारा था 90,000 और अदर सोर्सेस कितना था? 90,000। जरा ढूंढिए आंसर। होल अमाउंट गलत 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 गलत, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, अदर सोर्सेस है, तो आंसर हमारा डी बनेगा। नेक्स्ट, कंप्यूट GTI, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, आप जानते हो कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होने के बावजूद कुछ कंडीशन के पूरे होने पर इंडिविजुअल HUF के टैक्स कंप्यूटेशन में इंटीग्रेशन का पार्ट बनता है। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में मैंने देखा कि इंटीग्रेशन को लेकर कंफ्यूजन ये आता है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर इंटीग्रेट होता है और उनसे कहा जाए कि GTI बताइए या टोटल इनकम बताइए, तो वो एग्रीकल्चर और दूसरी इनकम को जोड़ देते हैं, कहते हैं इंटीग्रेशन तो होगा सर। यहाँ पर कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, हम सब की बात नहीं कर रहे, आप उनमें से नहीं होंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीकल्चर इनकम इंटीग्रेट जरूर होता है बट GTI में नहीं, TTI के बाद इंटीग्रेट होता है। तो जब आपसे GTI पूछा जाए तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट है उसे पार्ट मत बनने दीजिए। इवन जब आपसे टोटल टैक्सेबल इनकम भी पूछा जाएगा
तो वहां भी एग्रीकल्चर इनकम को उसका पार्ट नहीं बनने देना है जो एग्जम्प्ट है। टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन में सिर्फ वो इंटीग्रेशन का पार्ट बनता है। तो यहां पर एक तो मुझे लग रहा है अदर सोर्सेज की इनकम में मुझे मालूम है 90,000 की, और एक यान को बेचकर जो बिजनेस इनकम आया 1.5 लाख, वो तो 2,40,000 इज द करेक्ट आंसर। ये 2,40,000 करेक्ट आंसर है। इसमें चेक कर लिया है मैंने इस बार, पिछली बार मैंने चेक नहीं किया था आंसर, इस बार हमने चेक कर लिया है। किसी भी आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सभी आंसर ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाएं, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। इसमें मैंने जो ये आपको लिंक दूंगा, इसमें एक तो एमसीक्यू मैंने पीछे जो 100 सॉल्व कराए हैं वो भी है, केस सिनेरियो है, उसके बाद जीएसटी के भी एमसीक्यू और केस सिनेरियो है। आप जैसा भी चाहें उसका उपयोग करना करें, मैं अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्वस्थ रहिए।